नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और झारखंड के इस प्लेलिस्ट में हम जानेंगे झारखंड के बारे में। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड को जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, या वैसे विद्यार्थी जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल सेशन होने वाला है, काफ़ी वैल्यूबल प्लेलिस्ट होने वाला है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे झारखंड के बारे में। देखते हैं एक परिचय झारखंड का। हालांकि झारखंड आज से नहीं, पुराने ज़माने से विद्यमान रहा है और कई जगहों पे इसके वर्णन मिलते हैं। पुराणों की बात करें, महाभारत काल की बात करें, कई यात्रियों ने भी इसके बारे में लिखा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा कहते थे। ब्रिटिश काल में इसे झारखंड के ही नाम से जाना जाता था। और अगर पुराणों को मानने वाले इतिहासकारों की बात करें तो वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहकर संबोधित किया गया है। महाभारत काल में छोटा नागपुर को ही पुंडरीक देश कहा जाता था। और अगर हम बात करते हो फाहियान के बौद्ध ग्रंथों की, तो उसमें भी कुक्कुटलाड नाम से ये प्रसिद्ध रहा है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य को देखा जाए तो उसमें छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा करते थे। इसके अलावा चीनी यात्री युआनचांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो 1600 ईस्वी में भारत आए हुए थे, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी जो 19वीं सदी के थे। इसके अलावा बिशप हीबर 1824 में उनके यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का जिक्र किया जाता है। मध्यकाल के इतिहास की चर्चा में खास तौर पर खोखरा देश में हीरे और सोने पाए जाते थे, ये बताया जाता है। और ये खोखरा या कुकरा देश झारखंड को ही कहा जाता था। उल्लिखित है कि असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित करके झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, यह मानकर कि वे खूंखार जानवरों का शिकार हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जरासंध महाभारत काल का योद्धा रहा था। मुगल काल के दस्तावेजों में भी इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान इस प्रकार की गई है: छोटा नागपुर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा इज कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मध्य युग में ये काफ़ी उभरा है। और इसका पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव जो गंगराज के राजा थे, उनके शिलालेख में मिलता है। दक्षिण उड़ीसा में ये पाया जाता था। इसमें दक्षिण झारखंड का भी उल्लेख किया गया है। यानी देखा जाए तो उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी। उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगलों से होकर आज छोटा नागपुर, संथाल परगना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक ये फैला हुआ था। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों के राजाओं को झारखंडी कहा जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में बहमनी सुल्तान ने झारखंड सुल्तान या झारखंडी शाह की पदवी भी धारण की है। इसका अर्थ ये है कि उस वक्त मध्य प्रदेश के जंगल क्षेत्रों को भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। झारखंड से होकर अनेक रास्ते जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जाया करते थे, इन मार्गों में सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरा करते थे। चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह की लड़ाई चेरों से हुई थी। वे झारखंड के मार्ग को ही लेकर थी, जो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ा करता था। मध्यकाल का इतिहास बताता है कि इस दौरान झारखंडी की अवधारणा उस क्षेत्र विशेष में सिकुड़ने लगी थी। पंचेत से लेकर के राजमहल तक के क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। और रोहतास के किले से राजमहल के गंगा किनारे तक का क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित था। अगर हम बात करें वैदिक साहित्यों की, तो वैदिक साहित्यों में भी झारखंड की जनजातियों और क्षेत्रों का भी वर्णन आता है। झारखंड में अधिकांश जनजातियां वैदिक आर्य लोग जो ऋग्वैदिक युग में उत्तर पश्चिम भारत में और उत्तर वैदिक युग में उत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी विरोधी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में चेरो, शबर आदि जनजातियां मगध क्षेत्र में निवास करती थी और उनके उत्तर वैदिक काल के छोटा नागपुर के प्रस्थान करने के भी प्रमाण आते हैं। अगर हम झारखंड के प्राचीन आदिम जनजाति की बात करें तो असुर हुआ करते थे। वे लोहे को गला करके आजीविका चलाया करते थे और ये नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक में छोटा नागपुर क्षेत्र में इन्होंने प्रवास किया है। और उनके द्वारा कई असुर गढ़ों के अवशेष आज भी मिलते हैं जो उनकी भवन निर्माण कला को दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले नाग असुरों की ही शाखा थे।
कुछ इतिहासकार और मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया लोगों के सारे सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार की जनजातियों से मिलते जुलते हैं, तो वो झारखंड की संस्कृति को द्रविड़ परिवार से जोड़ने का भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य को पार करके दक्षिण भारत से आकर ये बस गए होंगे। मुंडा और उरांव झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां रही हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट कर दिया था और ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गए थे और प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुषाण काल में अगर हम कनिष्क की बात करते हैं तो उसके सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। महायान बौद्ध को प्रश्रय देने वाले शासक कनिष्क ने लगभग संपूर्ण बिहार झारखंड पर अपना शासन किया है। गौतम बुद्ध के समय में भी अगर 5वीं सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों की स्थापना जब हो चुकी थी तो 16 महाजनपदों में एक मगध के लिए जो किकट शब्द का प्रयोग किया गया है वो झारखंड के कुछ भागों के लिए ही संबोधित किया गया था। झारखंड का पहाड़ी क्षेत्र मगध जनपद का हिस्सा हुआ करता था और लोहे की उपलब्धता के कारण ऐसा माना जाता है कि मगध जनपद अन्य जनपदों से अधिक सफल था। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश के लिए कुकुर देश नामक शब्द का प्रयोग किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए और मगध क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आटविक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और वह मगध एवं मौर्य साम्राज्य और दक्षिण भारत तक के व्यापारिक मार्ग क्षेत्र जो झारखंड से ही गुजरते थे उसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी लिखा है। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी झारखंड के बारे में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।